नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट स्पीयर। तो अभी तक हम लोग जो है नेटवर्क सब्जेक्ट में 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट 1 द बेसिक्स ऑफ नेटवर्क और यूनिट 2 नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट 3 इज द ट्रांजिएंट रिस्पांस। ठीक है, ये जो यूनिट है यूनिट 3, ये बहुत ही जो है आपका इम्पोर्टेंट यूनिट है। बिकॉज यहाँ से हम लोग जो है अभी तक हम लोग क्या किए थे, सर्किट में केवल रेसिस्टर देखे थे, वोल्टेज सोर्स देखे थे, करंट सोर्स देखे थे, चाहे डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट। हम लोग दो चीज नहीं देखे थे जनरली अभी तक, दैट इज कैपेसिटर और इंडक्टर। तो ये जो यूनिट 3 है ये ट्रांजिएंट रिस्पांस, यहाँ से जो है हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर को सर्किट में ऐड करेंगे। तो यहाँ से जो आपका सर्किट बनेगा वो काफी ही कॉम्प्लिकेटेड, और इस चीज को समझना बहुत ही जो है इस चीज यहाँ से जो हम लोग समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। ठीक है, तो चलिए यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं और इंक्लूड करते हैं सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर को। ठीक है, तो ट्रांजिएंट रिस्पांस जो है स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कैपेसिटर और इंडक्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने रेसिस्टर के बारे में पढ़ा, रेसिस्टर के बारे में देखा, लेकिन अब जो है हम लोग देखेंगे कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या है ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ डीसी एंड एसी नेटवर्क। तो सर्किट में दोनों चीज हो सकता है, डीसी भी और एसी भी। तो अब पहले हम लोग डीसी के लिए देखेंगे। ठीक है, उसमें क्या है कि देखिए बेसिक्स ऑफ ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट। तो ये जो दो टर्म है ये बार बार रिपीट होगा और इसी के ऊपर पूरा खेला है। ये जो यूनिट 3 है ट्रांजिएंट रिस्पांस, इसी दो के ऊपर है। आपको हमेशा ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट के बारे में जो है पता, मतलब यही दोनों चीज हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये होता क्या है, ट्रांजिएंट या स्टेडी स्टेट होता क्या है। देखिए अगर मैं एक कैपेसिटर लूं, कैपेसिटर लेने से पहले अगर मैं आपको ये समझाऊं कि ट्रांजिएंट क्या होता है, तो मान के चलिए एग्जांपल के रूप में देखिए मैंने यहाँ पे एक नल लिया है और एक हमारे पास एक बकेट है। ठीक है, तो इस बकेट में ये नल का पानी इधर से वाटर आ रहा है। ठीक है, तो मान के चलिए कि इस बकेट का पूरा जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है। ठीक है, और इस पूरे वॉल्यूम को भरने के लिए मान के चलिए 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये जो जब नल जो इसमें पानी जो आ रहा है, तो ये जो इस टाइम पे अभी जब इसमें पानी ऐसे करके आ रहा है, तो ये जो टाइम होता है यही आपका ट्रांजिएंट टाइम कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझने के लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि ट्रांजिएंट किसको बोलते हैं। तो जब तक ये बकेट पूरा फुल नहीं हुआ है, जब तक ये पानी इसमें आ रहा है, तब तक ये ट्रांजिएंट कहलाता है। ठीक है, इसी स्टेट को हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। और जब इस बकेट में पूरा पानी जैसे फिल हो जाए, पूरा पानी भर जाए, तभी ये जो कहलाता है ये स्टेडी स्टेट कहलाता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर पूरा पानी भर गया। सिमिलरली आप समझिए, अभी मैं एग्जांपल लिया हूं एक कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे हमने एक वोल्टेज सप्लाई किया है। तो इस कैपेसिटर में क्या होगा, ये करंट ऐसे करके जा रहा होगा, तो इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है ये ऐसे करके डिपॉजिट होता होगा। ठीक है, आता डिपॉजिट होता जाता है। ठीक है, तो यही जो है ट्रांजिएंट स्टेट होता है। कैपेसिटर जो है चार्ज होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, तो यही जो स्टेट होता है इसी को ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपेसिटर जो है वो फुल चार्ज हो जाएगा, तो वो जो स्टेट होगा वो इसका कहलाएगा स्टेडी स्टेट। सो आई होप आप लोगों को इस दो एग्जांपल से बिल्कुल समझ में आया होगा कि क्या होता है ट्रांजिएंट स्टेट और क्या होता है स्टेडी स्टेट। हम लोग आगे अभी और देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग अभी तक जो ये रेसिस्टर देखे थे उसमें करंट जा रहा होता है, तो हम लोग ये जो पावर देखे थे, तो ये पावर रेसिस्टर का हम लोग देखे थे आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर आर। हाँ, भी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर, ये जो होता है ये पावर डिसिपेटेड होता है किस में, रेसिस्टर में। लेकिन ये पावर डिसिपेटेड तब होता है जब यहाँ पे आप एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स सप्लाई करते हैं सर्किट में, तब इस रेसिस्टर के क्रॉस जो पावर डिसिपेट होता है इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब हम लोग सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर को ऐड करेंगे, उस टाइम पे एक ही टाइम पे पावर डिसिपेट नहीं होगा, वो एक टाइम तक पावर डिसिपेट होगा। तो उसके लिए उस केस में फिर हम लोगों को जो एनर्जी डिसिपेशन जो निकालना है, उसके लिए ये फॉर्मूला को यूज करना है हम लोग को, 0 से t p इंटू डी टी। ठीक है, सो जो एनर्जी डिसिपेटेड होगा जब सर्किट में, रेसिस्टर में, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं पहले कैपेसिटर के बारे में।
क्योंकि सर्किट में दो ही चीज बार बार देखने को मिलेगा और इसी दोनों चीज को हमको खेलना है, पहला कैपेसिटर और दूसरा इंडक्टर, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने सोर्स के बारे में तो देख ही लिया है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब कुछ देख लिया है। तो अब जो देखना है सर्किट में इस वाले यूनिट में, वो हमें बेसिकली कैपेसिटर और इंडक्टर, तो अच्छे से समझना है कि कैपेसिटर क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है और ये कैसे काम करता है, सारा कुछ, करंट वोल्टेज एवरीथिंग, कैपेसिटर के बारे में भी और इंडक्टर के बारे में भी। तो पहले हम लोग देखते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है। A capacitor consists of two conductors. A capacitor consists of two conductors separated by an insulator. तो कैपेसिटर जो होता है ये दो कंडक्टर, ये जो प्लेट है कैपेसिटर में, ये दो प्लेट लगा होता है, ये कंडक्टर से मिलकर बना होता है और ये सेपरेटेड होता है एक इंसुलेटर से। तो कैपेसिटर के बीच में जो है एक इंसुलेटिंग मटेरियल को भर दिया जाता है और ये दो प्लेट से मिलकर के बना होता है, ठीक है। कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो कैपेसिटर के अंदर ये जो है ये स्टोर एनर्जी को स्टोर करता है और वो किस तरीका का होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर के अंदर जो होता है, एक कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं ये स्टोर्ड होते हैं, एनर्जी स्टोर्ड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, ठीक है। और वो इस तरीका से होता है, ओके। उसके बाद क्या है, कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स मेजर्ड इन द फैराडेज, ओके। सो हम लोग यहाँ पे अगर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना चाहेंगे तो चार्ज क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी टी, सी इंटू वी। तो सी इंटू वी ये क्या होता है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ओके। जहां पे सी कहलाता है कैपेसिटेंस और वी है वोल्टेज। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन डी हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपेसिटर का अगर ए हो, तो उस केस में हम लोग कैपेसिटर जो निकालते हैं सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ठीक है। परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। सो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो होता है सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर जो होता है ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है एंड एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये सिंबॉलिकली कैपेसिटर को हम लोग इस तरीका से सिंबॉलिकली दिखाते हैं, ये ऐसे भी दिखेगा ऐसे भी दिखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, तो कैपेसिटर के बारे में थोड़ा देखिए। कैपेसिटर में जो ये अभी जो है, जो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है ये इसका वैल्यू हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसको हम लोग बार बार फार्मूला में जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। सो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू होता है दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर, ठीक है, फैराडे पर। तो ये हो जाता है आपका एप्सिलॉन नोट का वैल्यू, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है दो कैपेसिटर है, अभी हम लोगों ने देखा, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए जैसे कि A इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सपोज C है। सो अगर इसके बीच का सेपरेशन D हो तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, आप लोगों ने देखा होगा A एप्सिलॉन अपॉन D होता है, ठीक है। इसी को थोड़ा और लिखते हैं तो A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D होता है। ये ना समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दिया रहता है उस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो हम लोग एप्सिलॉन देखे, एप्सिलॉन नोट, इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का ही दूसरा नाम वैक्यूम होता है, वैक्यूम में उसका वैल्यू कैलकुलेट किया गया है। सो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जो वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट हमें पता चल गया, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट, एंड एप्सिलॉन आर क्या होता है, तो एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। जो आपका एप्सिलॉन आर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये बहुत फेमस वर्ड है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम लोग ज्यादातर यही सुनते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर इक्वल टू 1 है, ये एक्चुअली
एयर का होता है, ठीक है। सो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसी को रिलेटिव परमिटिविटी भी नाम से जानते हैं। तो देखिए तीन स्पेशली हम लोग दो चीज सुन लिए, एक एप्सिलॉन नॉट सुन लिया और एक एप्सिलॉन आर सुन लिए, और इससे पहले देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही एप्सिलॉन जो है यहाँ पे देखिए ए एप्सिलॉन अपॉन डी, ओके। तो ये हमारा इसी को हम लोग तोड़ते हैं तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी कहलाता है, ठीक है। सो एप्सिलॉन कहीं लिखा हुआ है तो ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, आप कह सकते हैं इसको परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखिए अगर क्लियर नहीं होगा तो दिक्कत आएगा, ठीक है। मतलब पॉइंट को बिल्कुल क्लियर रखना है, हर एक पॉइंट को, कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटर के बिल्कुल सारे पॉइंट को पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन में मीडियम का परमिटिविटी कह रहा है, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहा है, या फिर जो है एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसको परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोलते हैं, ये कह रहा है। तो तीनों चीज क्वेश्चन में देख करके कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने इस वाले में यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, ओके। चलिए अब देखते हैं, तो ये हो गया कैपेसिटर के बारे में, ओके। अब जो है इसके फार्मूला थोड़ा देखिए क्या होता है। तो एनर्जी जो स्टोर्ड होता है, एनर्जी कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है, तो ये जो एनर्जी का फार्मूला होता है ई इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका एक दो फार्मूला और बन सकता है, ठीक है। तो वो सी इक्वल टू क्यू भी आप रिप्लेस करेंगे तो वहां से और भी फार्मूला बन जाएगा, ओके। सो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर जो होता है हाफ सी बी स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर्ड होता है, ठीक है। अब देखिए इम्पीडेंस जेड सी, इसको हम लोग कैपेसिटिव इम्पीडेंस भी बोलते हैं, सो 1 अपॉन एस सी होता है इन लैपलेस फॉर्म में, और एस को हम लोग चेंज करेंगे तो जे ओमेगा हो जाता है, तो 1 अपॉन जे ओमेगा सी। तो यही हमारा जो है कैपेसिटिव इम्पीडेंस जो होता है 1 अपॉन जे ओमेगा सी, ठीक है। सो ओमेगा इज इक्वल टू सभी जानते हैं 2 पाई एफ होता है, ओके। सो अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ से देखिए मैग्नीट्यूड जे तो 1 हो जाएगा, सो 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा को रिप्लेस करेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब सोचिए अगर आप डीसी सोर्स सप्लाई कर रहे हैं कैपेसिटर के क्रॉस, तो उसमें तो फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाता है, क्योंकि डीसी सोर्स में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, वो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। सो फ्रीक्वेंसी जीरो होने के कारण जो इंपीडेंस है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो जाएगा फॉर डीसी के लिए, कब, और वो स्टेडी स्टेट कहलाता है, ठीक है। ये सारा चीज समझना है बिल्कुल, कि फ्रीक्वेंसी जीरो होता है डीसी सोर्स में, तो उस केस में कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा फॉर द डीसी के लिए, ओके। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैपेसिटर को कब बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट और कब स्टेडी स्टेट। तो अभी हम लोगों ने स्टेडी स्टेट देख लिया कि जब डीसी सप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी जीरो होगा तो स्टेडी स्टेट होगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल से समझते हैं और बेहतरीन तरीका से कि स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट क्या है, और कैपेसिटर किस तरह का एलिमेंट है, दैट मीन्स एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है। तो ये चीज हम लोग समझते हैं। अगर मैं बैटरी के केस में बोलूं कि बैटरी कैसा है, तो वो भी दो तरह से काम कर सकता है, एक्टिव भी और पैसिव भी। देखिए बैटरी में भी क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है। जो आपका डीसी बैटरी होता है, डीसी, तो बैटरी में भी क्या होता है, चार्जिंग। तो जब बैटरी में एनर्जी लूज हो रहा होता है तो वो एक्टिव है ना, तो उस टाइम पे देखिए एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव का मतलब क्या हुआ, एक्टिव का मतलब देखिए एक्टिव मतलब हुआ कि जब वो एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है, और पैसिव मतलब क्या हुआ, जब वो एनर्जी गेन कर रहा है। तो बैटरी में भी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दो चीज होता है, तो उसी लिए एक्टिव और पैसिव वो दोनों की तरह काम कर सकते हैं, वो डिपेंड करे कि वो किस मोड में है। उसी तरीका से कैपेसिटर में भी कैपेसिटर चार्ज होगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो जब कैपेसिटर चार्जिंग मोड में होता है तो उस टाइम पे वो पैसिव की तरह काम कर रहा है, वो खुद चार्ज हो रहा है तो पैसिव है। और जब वो एनर्जी को लूज करता है, एनर्जी निकालता है, ठीक है, तो वो एक्टिव की तरह काम करता है, सोर्स की तरह, एक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट बन जाता है। तो वही चीज देखते हैं हम लोग। देखिए कि एग्जांपल से सपोज ये यहाँ पे हम लोग एक वोल्टेज सप्लाई किए भी, और इस S1 स्विच को क्लोज कर दिए, ठीक है। तो अभी जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। करंट फ्लो करेगा सर्किट में, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। और इस मोड पे अभी हमारा S2 ओपन था, ये वाला ओपन था, बस S1 क्लोज था स्विच, और चार्ज हो रहा है अभी। तो जब चार्ज हो रहा है तो उस टाइम पे
जब ये 100% चार्ज हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब चार्ज, जैसे जब स्विच ऑन नहीं किए थे तब भी वो स्टेडी स्टेट में था, मतलब उसके क्रॉस कुछ भी ये नहीं था, ठीक है। जैसे स्विच ऑन किए तो वो चार्जिंग होने लगा, मतलब ट्रांजिएंट स्टेट आया, और मान के चलिए कि वो 100% चार्ज हो गया। तो 100% चार्ज हो गया तो उस टाइम में वो पैसिव, जब वो चार्जिंग मोड में था तो पैसिव की तरह काम कर रहा था, पैसिव एलिमेंट की तरह। अब हम क्या करेंगे, S1 को ओपन कर दिए, S2 को क्लोज कर दिए। तो जैसे स्विच S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज करेंगे तो अब कैपेसिटर से जो है करंट निकलना स्टार्ट होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। तो अब ये पैसिव जो है, पैसिव स्टेट, पैसिव एलिमेंट की तरह काम करेगा, और फिर से ये जो है आपका ट्रांजिएंट स्टेट बन जाएगा इसका, ठीक है, जब ये डिस्चार्ज हो रहा होता है। ओके, तो इस तरीका से चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों चीज समझना है, और कब जो है एक्टिव और कब पैसिव की तरह काम करेगा ये भी मैंने अभी समझा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन में क्या होता है, अभी जहां तक हम लोग देखे थे वहां पे सिंपल केवल वोल्टेज ऐसे दिखेगा हमें, केवल वोल्टेज सोर्स अभी तक। बट वोल्टेज सोर्स के साथ अभी हमें यूटी जो है ये टर्म हमें बार बार नजर आएगा, जैसे V इंटू यूटी। तो यूटी क्या होता है, यूटी ये सिग्नल है जिसको यूनिट स्टेप सिग्नल बोलते हैं, यूनिट सिग्नल होता है। तो यूटी का जो वैल्यू होता है, देखिए जीरो पे इसका वैल्यू यहाँ से, तो जब ग्रेटर देन टी का वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो है, जीरो के बाद से, तो आपका यूटी का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है, और लेस देन पे 0 हो जाता है। तो आप भी यूटी की अगर बात करेंगे तो सेम टाइम ग्रेटर देन 0 पे ये 1 हो जाएगा यूनिट स्टेप सिग्नल, और उससे पहले जो है वो आपका 0 होगा। तो ये चीज को भी समझना है। ये सिग्नल सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि स्टेप सिग्नल जो होता है, तीन तरह के सिग्नल होते हैं, स्टेप सिग्नल होते हैं, रैंप सिग्नल होते हैं, ठीक है, और इम्पल्स सिग्नल होते हैं, ठीक है, टोटल 3 टाइप के सिग्नल होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर जो स्पेशली ट्रांजिएंट में देखने को मिलता है वो यूनिट स्टेप सिग्नल देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया कैपेसिटर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इंडक्टर के बारे में, इंडक्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इंडक्टर क्या होता है, तो जिस तरीका से अभी हम लोगों ने देखा कैपेसिटर जो होता है वो एक चार्ज, वो एक जो है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है, और उसमें सब कुछ जैसे होता है वैसा ही इंडक्टर भी है, बट उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड होता है, बट इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है इंडक्टर। एन इंडक्टर इज कंसिस्ट ऑफ ए क्वाइल, ये क्वाइल से मिलकर बना होता है, ठीक है, क्वाइल ऑफ कंडक्टिंग वायर। ओके, सो क्वाइल ऑफ कंडक्टिंग वायर तो इंडक्टर बना होता है। एंड सेकंड देखिए, इंडक्टर इज द प्रॉपर्टी वेयर बाय एन इंडक्टर exhibits opposition to the charge of the current flowing through the through it and measured in Henry। तो क्या होता है, देखिए ये हमारा इंडक्टर है ना, तो इंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो ये इसका अपोज करता है, ठीक है। इंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो ये इसका अपोज करता है। तो इसमें फ्लक्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर में जैसे करंट जो होगा चेंज होगा तो उसके हिसाब से जो फ्लक्स आपका चेंज होगा। तो इसीलिए फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जैसे जैसे करंट जो आपका होगा चेंज होगा उसी तरीका से फ्लक्स भी जो है चेंज करेगा। तो यही फ्लक्स फाई इक्वल टू एल इंटू आई, ठीक है, ये हो जाता है। तो इसी को हम लोग अगर वोल्टेज निकालना चाहेंगे तो वी एल इक्वल टू क्या हो जाता है इंडक्टर में, डी साई अपॉन डी टी, यही कहलाता है एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, यहीं से जो हमको जो मिलता है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, सो अब देखिए जो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होता है इंडक्टर के क्रॉस, जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो क्या होता है हाफ एल आई स्क्वायर, और ये जो एनर्जी होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर्ड होता है। ओके, और यहाँ पे तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अगर देखेंगे करंट का वैल्यू कितना होगा तो करंट आई इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन 0 से t v dt। ओके, तो ये हो जाएगा करंट का फॉर्मूला फॉर द इंडक्टर के केस में, और ये हो गया वोल्टेज का फॉर्मूला, ठीक है। उसी तरीका से देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग एक ही जगह थोड़ा देख लेते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में, क्योंकि ये वाला स्लाइड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और हम लोग बार बार फॉर्मूला में इसको यूज करेंगे, बार बार न्यूमेरिकल में ये हम लोग जो है देखेंगे, ठीक है। तो समझिए थोड़ा इसको। जो कैपेसिटर होता है, ये देखिए ये कैपेसिटर आपका और ये क्या आपका इंडक्टर। तो जो कैपेसिटर होता है इसके क्रॉस कैपेसिटेंस अगर सी है, वोल्टेज वी सी है, करंट आई है, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज की बात करते हैं। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे तो चार्ज भी उतना बढ़ेगा। तो Q इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया सी बी, तो ये एक फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू सी बी, यहीं से आप V इक्वल टू क्यू बाई सी सारा कुछ निकाल सकते हैं। और दूसरा करंट, तो करंट जो होगा
फ्लो करेगा कैपेसिटर में, तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी करंट हमें देखना हो कैपेसिटर में, तो डायरेक्ट करंट नहीं लिख करके आपको यही लिखना है, सी डीवी अपॉन dt। तो अगर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर सी है, तो यहाँ पे आप डी सी डीवी सी अपॉन dt लिखेंगे, ओके। एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना हो तो 1/c इंटीग्रेशन 0 से t i dt, ओके। तो यहाँ से आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए, आप मैथमेटिकल स्ट्रांग होना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए, और साथ में इंटीग्रेशन भी आपको उतना ही अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तभी आप करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं कैपेसिटर के बीच में, ठीक है। उसके बाद सेम इंडक्टर में देखिए, इंडक्टर में जो होता है इसमें फ्लक्स होते हैं, है ना। तो साई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ठीक है, चेंज इन जो फ्लक्स। तो करंट जितना इंक्रीज करेंगे फ्लक्स का वैल्यू उतना ही इंक्रीज होगा। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू आई। सो वी एल इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या हो जाएगा, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो करंट का जो वैल्यू होगा आई इज इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन 0 से t वी डी टी, यहीं से हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाला है। तो इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर आपको याद रखना है, एल डी आई अपॉन डी टी, और करंट को हम लोग इसी अगर वोल्टेज पता है तो करंट लिख सकते हैं, इसी में करंट पता है तो वोल्टेज लिख सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग बार बार देखेंगे। चलिए अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता ही होना चाहिए, अगर आप ट्रांजिएंट जो है यूनिट को पढ़ रहे हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल इंडक्टर और कैपेसिटर के कुछ प्रॉपर्टीज है जो एकदम पता होना चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो देखिए वो क्या क्या प्रॉपर्टी है अभी हम लोग देखते हैं। ये हम पहले इंडक्टर देखेंगे फिर कैपेसिटर देखेंगे। तो इंडक्टर में क्या होता है, देखिए द इंडक्टर voltage across inductor में the voltage across an inductor is zero if the current through it is constant, ओके। अगर जो है करंट इंडक्टर में कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मींस एन इंडक्टर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट इफ यू सप्लाई द डीसी। बिल्कुल सही बात है, अगर आप करंट कांस्टेंट करंट सप्लाई करते हैं तो करंट कांस्टेंट होगा तो डी आई अपॉन डी टी, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है ना, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तब तो वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो उस केस में जो है आपका इंडक्टर वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा फॉर डीसी सोर्स के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा देखिए सेम टू सेम, द करंट इन द कैपेसिटर इज जीरो इफ द वोल्टेज अक्रॉस इट इज कांस्टेंट। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो, ठीक है, तो उस केस में देखिए यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से देखिए वोल्टेज अगर कांस्टेंट हो, फार्मूला में हम लोग जानते हैं वोल्टेज कांस्टेंट का मतलब अगर हम डीसी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में डीवी अपॉन डी टी का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उस केस में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो। दैट मीन्स द कैपेसिटर एक्ट एज एन ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर ओपन हो जाता है फॉर डीसी सोर्स के लिए, ठीक है, और वो स्टेडी स्टेट कहलाता है उस टाइम पे। तो कैपेसिटर ओपन हो जाता है और इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, एक वायर की तरह काम करेगा। तो इंडक्टर जो है वो शॉर्ट होकर के एक वायर की तरह काम करेगा, और कैपेसिटर ओपन हो जाता है, ठीक है, ओपन हो जाता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। कब, जब डीसी कांस्टेंट, डीसी और डीसी वोल्टेज और जो करंट कांस्टेंट हो, तो डीसी अगर वोल्टेज है तो उसमें से निकलने वाला करंट भी कांस्टेंट होगा। तो दोनों जो है कांस्टेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी बिल्कुल बार बार यूज करेंगे इसको हम लोग क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। चलिए दूसरा दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ए स्मॉल चेंज, देखिए ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ए स्मॉल चेंज इन द करंट विदिन जीरो टाइम थ्रू इंडक्टर गिव्स एन इनफाइनाइट वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर व्हिच इज फिजिकली इम्पॉसिबल। मतलब आप बहुत कम टाइम में जो है अगर आप चेंज करते हैं, स्मॉल चेंज इन करंट विद इन जीरो टाइम इंटरवल, ठीक है, थ्रू द इंडक्टर, सो इट गिव्स द इनफाइनाइट वोल्टेज। मतलब बहुत कम टाइम में जो वोल्टेज चेंज होता है, जिससे क्या होता है, इनफाइनाइट वोल्टेज मिलता है, ठीक है, करंट चेंज होने से अक्रॉस द इंडक्टर विद इन अक्रॉस द इंडक्टर व्हिच इज फिजिकली इम्पॉसिबल, ठीक है। वैसा ही कैपेसिटर में भी ए स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज में थोड़ा सा चेंज कीजिए कैपेसिटर के क्रॉस विद इन जीरो टाइम इंटरवल, ठीक है, तो इट गिव्स इनफाइनाइट करंट। मतलब थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो इनफाइनाइट करंट दे देगा, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली इंडक्टर में भी वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या पॉसिबल है। सो ये देखिए
in a fixed inductor the current cannot change abruptly। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप बार बार सुनेंगे भी कि ए फिक्स्ड इंडक्टर में जो है करंट कैन नॉट चेंज एब्रप्टली, मतलब तुरंत जो है करंट चेंज नहीं होता है। जैसे करंट इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा होता है तो एक तो है कि वो पहले से ही अपोज कर रहा होता है कि करंट ना जाए, ठीक है, करंट मेरे अंदर से पास ना हो। अब उसमें अगर आप उसको चेंज करेंगे तो तुरंत वो एब्रप्टली चेंज नहीं होता है। एब्रप्टली का मतलब तुरंत, इंस्टेंट पे वो चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लेगा चेंज होने में, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। सिमिलरली अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे तो इन ए फिक्स्ड कैपेसिटर द वोल्टेज कैन नॉट चेंज एब्रप्टली। तो वोल्टेज जो है कैपेसिटर में इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है, एब्रप्टली चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए डी आई अपॉन डी टी इन्फानाइट हो जाने के कारण वी एल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इन्फानाइट वोल्टेज। सिमिलरली अगर डी वी अपॉन डी टी आप थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इन्फानाइट मतलब जो है करंट जो होता है आपका इन्फानाइट हो जाता है, ठीक है। यही चीज कह रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द इंडक्टर कैन स्टोर फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इवन इफ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज जीरो। अगर वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस जीरो है फिर भी वो जो है जो है फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जिसका वैल्यू कितना होता है हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। कैपेसिटर क्या में देखिए, द कैपेसिटर कैन स्टोर ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी इफ करंट थ्रू इट इज जीरो। अगर कैपेसिटर में करंट जीरो फ्लो कर रहा है फिर भी वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी स्टोर करके रखता है, मतलब कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करके रखता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर करके रखते हैं, जिसका वैल्यू हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दो हम लोग बार बार देखेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। जो प्योर इंडक्टर होता है, प्योर इंडक्टर नेवर डिसिपेटेड एनर्जी, ओनली स्टोर्स इट, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द नॉन डिसिपेटिव पैसिव एलिमेंट, ओके। प्योर इंडक्टर कभी भी डिसिपेट नहीं करेगा एनर्जी, ओनली स्टोर करके रखेगा, प्योर इंडक्टर, ठीक है। दैट इज व्हाई, इसीलिए इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन डिसिपेटिव, इसीलिए इसको पैसिव एलिमेंट भी बोलते हैं। सिमिलरली ए प्योर कैपेसिटर नेवर डिसिपेट एनर्जी, वो कभी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है, बट ओनली स्टोर्स इट, केवल उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन डिसिपेटिव पैसिव एलिमेंट, ओके। तो इस तरीका से ये इनका प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।